हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं स्कैम 1992 नाम की वेब सीरीज़ की, जो जस्ट रिसेंटली सोनी लिव पर रिलीज़ हुई है। अगर आप इस वेब सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सोनी लिव की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एक्चुअली ये जो कंप्लीट स्टोरी है ये हर्षद मेहता नाम के एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर के ऊपर लिखी गई है, जहाँ पर उन्होंने 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम किया था जो कम से कम 500 करोड़ का था, जिसकी वजह से इस पूरे मैटर में सीबीआई तक की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। और उसी के रिलेटेड गफला नाम की एक फिल्म 2006 या 2005 में आई थिंक रिलीज करी गई थी, और उसी के साथ अभी एक और फिल्म इसके ऊपर रिलीज होगी जो 2021 में आई थिंक रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द बिग बुल, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज होगी। तो फिर यार हर्षद मेहता की ये वेब सीरीज आप सभी को एक बार जरूर एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एक कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट एक गाइड बुक जरूर दी गई है। तो फिर यार आप सभी को ये वेब सीरीज एक बार तो भी देखनी चाहिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से समझ सके। एक्चुअली ये वेब सीरीज कम से कम 10 एपिसोड्स की है, लेकिन अभी सिर्फ इसके 9 एपिसोड्स रिलीज करे गए हैं, और इसका जो आखिरी एपिसोड है वो शायद से आज रात तक रिलीज हो जाएगा। तो फिर यार आप इस वेब सीरीज को जरूर एंजॉय करिएगा, सही में खतरनाक वेब सीरीज है। तो फिर यार आज मैं आपको इसके पहले 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये वेब सीरीज एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट होने की वजह से आप सभी को स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए। लेकिन मैं आप सभी को स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, क्योंकि जो इस वेब सीरीज़ से मैंने लर्न की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में होती है, जहां पर एसबीआई का जो पीआर मैनेजर था वो सुचिता नाम की एक एडिटर से मुलाकात करता है, जो उस वक्त काफ़ी अच्छे एडिटर थी। और तब वो उस एडिटर को ये बताता है कि एसबीआई में एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, जो कम से कम 500 करोड़ का है। अब यहाँ पर सुचिता जो थी वो इस स्कैम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगती है, जहाँ पर वो पीआर मैनेजर ये बताता है कि ये जो स्कैम है ये एक्चुअली हर्षद मेहता नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने किया है। अब कहानी यही से ही 1982 के वक्त में जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर्षद जो था वो एक गरीब खानदान से बिलोंग करता था, जहाँ पर उसके फादर का एक टेक्सटाइल बिजनेस था। लेकिन उसके फादर का बिजनेस थोड़े समय पहले ही चौपट हुआ था, जिसकी वजह से हर्षद को काफ़ी कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ गई थी। और तब वो कौन से ना कौन से इसमें लग गया था, जहाँ पर वो एक जॉब में एज अ जूनियर क्लर्क लग चुका था, और वही वो डायमंड्स का भी धंधा करता था, जिसकी वजह से उसका जो रेवेन्यू था वो इतना ज़्यादा नहीं था। और तब हर्षद जो था वो अपने भाई अश्विन के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि अब वो स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही है जो उसे पूरी तरीके से प्रॉफिट दिला सकती है। जिसकी वजह से वो एक ट्रेडिंग कंपनी में ज्वाइन हो जाता है, जहाँ पर वो ट्रेडिंग कंपनी में ज्वाइन होने के बाद उसका स्टॉक मार्केट में सबसे पहला दिन था। और तब मुंबई का जो स्टॉक मार्केट था वो एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट घोषित हो चुका था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में या तो किसी की किस्मत पूरी तरीके से खुलती थी या फिर किसी की किस्मत पूरी तरीके से डूब जाती थी। जिसकी वजह से अगर आपकी किस्मत खुल गई तो आपको काफ़ी सारा पैसा मिलता था। अब यहाँ पर अरशद जो था वो पहले ही दिन भूषण नाम के एक बंदे से मुलाकात करता है, जो एक्चुअली उस स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, जहाँ पर हर्षद और भूषण इन दोनों ने मिलकर कम से कम 25,000 की कलेक्शन करी, जो अब तक की सबसे बड़ी कलेक्शन थी उसके ट्रेडिंग कंपनी की। अब यहाँ पर हर्षद की इस सक्सेस की वजह से भूषण जो था वो धीरे धीरे हर्षद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होना स्टार्ट करता है, जहाँ पर हर्षद जो था वो उस ट्रेडिंग कंपनी के लिए काफ़ी सारा पैसा जमा करता है। जिसके बाद हर्षद जो था वो स्टॉक मार्केट की जितनी भी ट्रिक्स और टैक्टिक्स थे उन सभी को पूरी तरीके से सीख चुका था, जहाँ पर वो ये डिसाइड करता है कि अब वो खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी खोलेगा, क्योंकि उसे खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी खोलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया लग रहा था। जहाँ पर वो अपने भाई अश्विन के साथ मिलकर एक खुद की ट्रेडिंग कंपनी ऑन करता है, जिसका नाम था मेहता ब्रदर्स। अब यहाँ पर मेहता ब्रदर्स जो थी उसे इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी तो नहीं मिली थी, लेकिन कम से कम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट उसे मिल चुकी थी। जहाँ पर पहले 10 लाख का उसे स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से करना था, जहां पर वो कम से कम पूरी तरीके से फेल हो चुका था, जिसकी वजह से उसे 10 लाख पूरी तरीके से रिटर्न करने थे। जहां पर उसने अपने कंपनी को बेचकर कम से कम मतलब अपनी पूरी कंपनी को सीज वगैरह कर कर कम से कम 3 लाख का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन अभी भी उसे 7 लाख की ज़रूरत थी। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर्षद के जो फादर थे वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे, लेकिन रात के समय में वो हर्षद को ये बात समझाते हैं कि तुम जो भी करो वो सही
ही करो, और इतना ही कहते वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर हर्षद के फादर की डेथ होने के बाद हर्षद जो था वो एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करना वापस स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो उस ट्रेडिंग कंपनी को ये ऑफर देता है कि अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट उनके कंपनी में डाल दे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और इसकी वजह से वो काफ़ी सारे मालामाल हो जाएंगे। जहाँ पर हर्षद उनकी हर एक बात को सच करवाता है, जिसके बाद जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उसका पूरा बिजनेस सीज किया था वो कंपनी उसे बिजनेस वापस सौंप देती है। जहाँ पर हर्षद और उसका भाई अश्विन ये दोनों इस कंप्लीट बिजनेस को चलाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इस बिजनेस को चलाने के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत थी, जहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो पेट्रोलियम के भी धंधे में घुस जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम के धंधे में घुसना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और तब पेट्रोलियम जो था वो एक तरह का सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म था, क्योंकि आगे चलकर पेट्रोलियम का धंधा एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करने वाला था, जिसकी वजह से उन्हें एक एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट की मतलब स्टॉक मार्केट को पहचानने वाले बंदे की ज़रूरत थी। और तब हर्षद ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने दोस्त भूषण को भी इस प्लान में शामिल करेगा, जहां पर वो भूषण को भी एज अ पार्टनर इस पूरे कंपनी में ऐड करता है। जहां पर ये तीनों लोग जो थे ये तीनों लोग पेट्रोलियम में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हर्षद, भूषण और उसके साथ अश्विन, इन तीनों के आदमी लोग जो थे वो सभी लोग पेट्रोलियम में अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट देना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर पेट्रोलियम का जो जिस कंपनी ने इनको इन्वेस्टमेंट दी थी उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जहाँ पर जो हर्षद के कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें जब इस बात की भनक पड़ती है तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो हर्षद की जितनी भी पॉपुलैरिटी है उन सभी को कम करवा देंगे। जहाँ पर वो सारे इन्वेस्टर्स को ये बताएंगे कि हर्षद जो है वो एक नंबर का झूठा है और कम से कम उसने करोड़ों का नुकसान किया है। जहाँ पर धीरे धीरे हर्षद के खिलाफ काफ़ी सारी अफवाहें उड़ना स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पर इस बात की खबर जब हर्षद को पता चलती है तब हर्षद जो था वो ये डिसाइड करता है कि अब इस अफवाह को पूरी तरीके से मिटाने के लिए इस कंप्लीट बिजनेस को मुझे बदलना पड़ेगा। जहां पर वो अपने पैसे लगाकर जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सभी के दिलों में और दिमाग में ये बात डाल देता है कि हर्षद कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स थे वो उनके कंपटीटर्स का सुनना ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद हर्षद को डबल फायदा होना स्टार्ट होता है, और तब इनके जो कंपटीटर्स थे वो हार मान लेते हैं और ये कहते हैं कि हर्षद एक दिन बहुत ऊंचाई से गिर जाएगा जहां पर वो कभी भी उठ नहीं पाएगा। अब यहाँ पर हर्षद जो था वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे पैसे हार चुका था, जहाँ पर उसने अपनी पूरी पीआर टीम को सुधारने के लिए, मतलब अपनी पूरी पर्सनालिटी को सुधारने के लिए उसने काफ़ी कुछ पैसा डाला था, लेकिन उसको पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि अब वो मनी मार्केटिंग में भी पैसा इन्वेस्ट करेगा। जहाँ पर वो ये आइडिया उसे एक पार्टी के दौरान आता है, जहाँ पर इस पार्टी में उसकी मुलाकात अजय नाम के एक बिजनेसमैन से होती है जो मनी मार्केटिंग का काम करता है। अब यहाँ पर इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आप सभी को मनी मार्केटिंग के बारे में बता देता हूँ। जहाँ पर मनी मार्केटिंग एक तरह की ऐसी मार्केटिंग होती है जो 90s के समय में अवेलेबल थी, और ये मार्केटिंग एक्चुअली एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें जो बैंक है वो इस बिजनेसमैन को पैसा देता है, जहाँ पर ये बिजनेसमैन जो है वो इस पैसे का डबल रिटर्न बैंक को प्रोवाइड करता है। जहाँ पर इस डबल रिटर्न को बीआर नाम के एक स्लिप से प्रोवाइड करवाया जाता है। एक्चुअली इस बैंक वगैरह के सिस्टम में ज़्यादातर बीआरस का यूज़ उन दिनों किया जाता था, जहाँ पर बीआर एक्चुअली एक तरह की रिसिप्ट होती है जहाँ पर अमाउंट वगैरह लिखी जाती थी, और ये सारे जितने भी बिजनेसमैन थे जो मनी मार्केटिंग का काम करते थे ये सभी लोग बीआरस का ही यूज़ करते थे अपनी फंडिंग्स और अपने ट्रांजैक्शंस को देने के लिए, जिसकी वजह से इसमें फ़ायदा सभी का होता था। जहाँ पर इसमें बैंक को भी सबसे बड़ा फ़ायदा था, और उसके साथ इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा था उस बिजनेसमैन को, क्योंकि बैंक जो भी पैसा जमा करता था उस बिजनेसमैन मतलब इस बिजनेसमैन के थ्रू जो भी पैसा बैंक जमा करता था उसके रिटर्न्स बैंक काफ़ी ज़्यादा दिया करता था, और तब ये जो रिटर्न्स थे ये सभी रिटर्न्स उस बिजनेसमैन को मिला करते थे, जिसकी वजह से हर्षद जो था वो इस धंधे में घुसना चाहता था। और तब वो सिटी बैंक के हेड की हेल्प लेता है, जहाँ पर सिटी बैंक का जो हेड था वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जो सिटी बैंक का हेड था वो एक्चुअली एक तरह से इनसाइडर्स लोगों को ही लेता है, जिसमें अजय भी शामिल था, जिसकी वजह से हर्षद जो था वो और भी ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन उसकी उम्मीदें नहीं टूटती, जहाँ पर हर्षद ये डिसाइड करता है कि जितनी भी बैंक्स अभी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मुंबई में एग्जिस्ट कर रही है, उन सभी बैंक्स को मैं एक साथ यूनिटी में खड़ा करूंगा। जहाँ पर उन सभी बैंक्स को यूनिटी में खड़ा करने के बाद उन सभी बैंक्स के थ्रू मैं फंड्स वगैरह चार्ज करूंगा, जहाँ पर उन फंड्स के थ्रू मैं इन सभी को ढेर सारा रिटर्न देने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से जितने भी बैंक्स
बैंक्स मुंबई में एग्जिस्ट करते थे, जिसमें एसबीआई भी शामिल था, उन सारे बैंक्स की एक यूनिटी वो क्रिएट करता है, जहां पर इस कंप्लीट यूनिटी के क्रिएशन के बाद हर्षद जो था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था, जहां पर धीरे धीरे करते करते उसके पास काफ़ी सारा पैसा आ चुका था। अब यहाँ पर सुचिता जो थी वो एक्चुअली तब नई नई एडिटर बनी थी, जहां पर वो धीरे धीरे हर्षद के बारे में जानना स्टार्ट करती है, और तब उसे हर्षद के कुछ वो हर्षद के कुछ खबरियों के हर्षद के जो भी पूरे सिस्टम थे, उनमें से जितने भी लोग थे उन सभी के बारे में जानना स्टार्ट करती है, जहां पर उसे एक शख्स मिलता है जो पहले हर्षद के साथ बिजनेस कर चुका था, और तब वो सुचरिता को ये बताता है कि हर्षद जो है वो एक तरह का स्कैमर आदमी है, जहां पर वो झूठ बोलकर कैसे तो भी करके काफ़ी सारा फंड जमा करता है। एक्चुअली मार्केट की जो नींव है वो सिर्फ हर्षद के वजह से टिकी हुई है, क्योंकि हर्षद जो है वह एक तरह का मार्केटिंग वाला आदमी है और उसे मार्केट की पूरी तरीके से समझ है, जिसकी वजह से सुचरिता जो थी वो ये डिसाइड करती है कि वो हर्षद को कम्प्लीटली एक्सपोज करेगी। जहां पर हम ये देखते हैं कि हर्षद जो था वो धीरे धीरे काफ़ी सारे पैसे जमा करने लगा था, और तब इसकी भनक जो थी वो आरबीआई को लग चुकी थी, जहां पर आरबीआई को ये बात पता चलती है कि अभी भी बीआर का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई जो थी वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अरेंज करती है, जहां पर इस गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी अब बीआर से ट्रांजैक्शंस का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि तब चेक्स वगैरह आ चुके थे, जिसकी वजह से इन्हीं चेक्स के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, बल्कि बीआर का कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। लेकिन जो बैंक्स थे वो अभी तक बीआर का ही यूज़ कर रहे थे, ना कि उन्होंने गाइडलाइंस को पूरी तरीके से समझा, जिसकी वजह से आरबीआई जो थी वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और तब वो इन सारे बैंक्स की लिस्ट बनाना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर हर्षद जो था वो मनी मार्केटिंग से काफ़ी सारा पैसा कमा चुका था, जहाँ पर इन पैसों को कमाने के बाद से ही उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, यानी अजय और उसे ऐसा सिटी बैंक का जो हेड था, वो कम्प्लीटली परेशान हो चुके थे, और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो हर्षद को पूरी तरीके से डुबाएंगे, जिसकी वजह से वो हर्षद को डुबाने की पूरी प्लानिंग करते हैं, और तब हर्षद को डुबाने के लिए वो हर एक कोशिश करते हैं। जहाँ पर वो हर्षद को डुबाने के लिए सबसे पहले उसकी पूरी जितनी भी फेम है वो सब उसकी फेम जो है वो पूरी तरीके से जलाने का ट्राई करते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे ये भ्रांतियां फैलाना स्टार्ट करते हैं कि हर्षद जो है वो एक तरह का झूठा आदमी है। लेकिन यहाँ पर हर्षद जो था वो इस पूरे पीआर का यूज कर जो उसके खिलाफ अफवाह फैल रही थी, उन सारी अफवाह को बिल्कुल विरुद्ध करके पूरी तरीके से काम करने में लगा हुआ था, जहाँ पर धीरे धीरे करते करते उसके पास काफी सारा फंड आ चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर्षद एक दिन ये डिसाइड करता है कि वो एसबीआई से 500 करोड़ का फंड लेगा, जहां पर इस 500 करोड़ के फंड के अनुसार वो उन्हें काफ़ी सारा रिटर्न देगा, जिसकी वजह से एसबीआई के जो लोग थे वो हर्षद की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसे 500 करोड़ का फंड दे भी दिया। जहां पर इस 500 करोड़ के फंड के लिए उसने कोई भी बीआर चार्ज नहीं किया था, जिसकी वजह से हर्षद का जो भाई था अश्विन वो इस बात से थोड़ा सा परेशान था, और तब वो हर्षद को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि अगर बीआर नहीं हुआ तो फिर हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे और शायद से बहुत बड़ा स्कैंडल भी हो सकता है। जहां पर हर्षद ये कहता है कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर ये सारे पैसे सौंप दूंगा। जहां पर हम ये देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो चीफ एडिटर थी सुचरिता, वो एक्चुअली एक कॉलम प्रिंट करती है जिसमें हर्षद मेहता को झूठा करार दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हर्षद जो था वो सुचिता को बुलाता है। जहां पर सुचिता को बुलाने के बाद वो उसे खरीदने का ट्राई करता है, लेकिन सुचिता खरीदने वालों में से नहीं थी, जिसकी वजह से वो हर्षद के ऑफर को डिक्लाइन कर देती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अजय और उसके जो लोग थे उन सभी ने हर्षद के खिलाफ एक प्लान रचा था, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को भेजकर हर्षद की पूरी कुंडली निकालेंगे, जिसकी वजह से वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को तैयार करते हैं ताकि इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स इनकम टैक्स के ऑफिस में वो झूठ वगैरह फैलाना स्टार्ट करते हैं। जहां पर इस बात की खबर हर्षद को भी पता चल जाती है उसके खबरियों के थ्रू, जिसकी वजह से हर्षद जो था वो इस पूरे सिस्टम को छुपाने का ट्राई करता है। जहां पर वो ऑफिस में जितने भी फंड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन थी उन सभी को वो छुपा देता है, और तब अपने घर से भी सारा पैसा ले जाता है, जिसकी वजह से जब इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आते हैं तब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जहां पर वो इनकम टैक्स के ऑफिसर अजय वगैरह को कॉल करते हैं, और तब अजय जो था वो ये कहता है कि जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, तुम केयरफुली से सर्च करो, और यहीं पर ही इसका 4th एपिसोड खत्म होता है। तो फिर यार ये थी स्टोरीज के पहले 4 एपिसोड्स की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाकी के भी एपिसोड्स मैं जल्दी ही रिलीज़ करूँगा, इसके बाकी के भी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन में जल्दी ही रिलीज़ करूँगा। तो फिर यार तब तक के लिए इंतज़ार ज़रूर करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।